नोटबंदी के कल हो रहे हैं 3 साल। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के वक्त बताए दावों पर बहस। ना गैर कानूनी गतिविधियां रुकी, ना भ्रष्टाचार कम हुआ। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में कमी देखी गई। दो 2016 से 2018 के बीच 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। नोटबंदी से व्यापारियों ने उठाई परेशानियां। 3 साल कितना टूटा करप्शन का जाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कल यानी 8 नवंबर को नोटबंदी को 3 साल पूरे हो जाएंगे। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए नोटबंदी की घोषणा को देश दुनिया ने कैसे ठहर कर सुना था। सरकार के फैसले का जोरदार स्वागत हुआ था और इतनी ही कड़ी निंदा भी हुई थी। स्वागत इस उम्मीद के साथ कि नोटबंदी से वो सब होगा जो सरकार कह रही है। भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही जाएगा, काला धन बाहर आ ही जाएगा, घूसखोरी गुजरे जमाने की बात हो जाएगी, टेरर फंडिंग रुकेगी, नकली नोट एक झटके में बेकार हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। प्रारंभिक उहापोह के बाद विपक्ष सरकार की जोरदार निंदा में जुट गया था। नोटबंदी में अपने ही पैसे लेने के लिए कतार में खड़े लोगों की मौत के मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद से नोटबंदी सवालों के घेरे में है। जिन सवालों के जवाब अक्सर राजनीतिक होते हैं, जो सवाल लगातार नोटबंदी को लेकर चर्चा में रहे हैं। तो सवाल यह है कि नोटबंदी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कितनी कामयाब रही है। नोटबंदी से बेरोजगारी में बढ़ोतरी के आरोप कितने सही हैं। और क्या नोटबंदी के बाद व्यापारियों और उद्योगपतियों में हताशा का माहौल बना है। हमारे साथ आज डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र शिमाली जी हैं, धीरेन्द्र सिंह राघव हमारे साथ 40 की यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस विचारक समर्थक चिंतक हैं, और सीए हैं रघुवीर पूनिया हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। शिमाली साहब, जो दावा 3 साल पहले किया गया था कि ये हो जाएगा, उसमें से क्या क्या हो गया? देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये रीमोनेटाइजेशन है। क्योंकि सरकार ने पैसा लिया, बैंकों में जमा किया और वही पैसा वापस दिया। 500 रुपए का नोट अगर जमा कराया तो वापस दूसरा 500 का नोट दिया। इसके साथ साथ उस वक्त जो मुख्यमंत्री जी थे वो डिमोनेटाइजेशन बोला करते थे। इस देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन में आज आप रीमोनेटाइजेशन दे देंगे, नया टर्म। हम रीमोनेटाइजेशन पे सवाल कर रहे हैं। ये इस अर्थव्यवस्था पे पहली बात, पहले मेरे बोलते हैं, फिर कांग्रेस का नंबर तो आएगा ही। तो अभी तक ये अर्थव्यवस्था जो थी वो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसपेरेंट अर्थव्यवस्था का दौर चालू हुआ है। अभी तक हमको ये पता नहीं था कि देश के अर्थव्यवस्था के अंदर कितना पैसा किसके पास में कितना पैसा और किस संस्था के अंदर उसमें कितना पैसा लग रहा है, परंतु ये सारी चीज सामने आई और उसी का परिणाम है कि आप ये देखिए कि पहले आजादी के बाद से लेकर के नोटबंदी से पहले तक 3%, 3.5% से अधिक इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या नहीं थी, पर आज 7% से अधिक लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। तो देश जो है वो प्रगति कर रहा है, देश परिवर्तन कर रहा है, देश एक नंबर का व्यापार आज परेशान वो लोग हैं जो 2 नंबर का व्यापार करते थे। ये निश्चित तौर के ऊपर है कि अगर मंदी है तो 2 नंबर का व्यापार करने वाले जो व्यापारी है वो हताश है, उनके अंदर हताशा है। जो 1 नंबर का व्यापार करने वाले लोग हैं, जो अपना व्यापार जिस प्रकार से आज अर्थव्यवस्था के साथ, हम पहले ये कहते थे लोग बात कि जितनी बजट हमारे सामने होता है, जो अर्थव्यवस्था हमारे सामने है, उससे अधिक बजट वो है जो काला धन के रूप के अंदर है, जो जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो नोटबंदी के दौरान पैसा था वो पैसा बैंकों के अंदर जमा हुआ, सबके बारे में, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली कि इस व्यक्ति के खाते के अंदर इतना पैसा है।
उससे पहले पता नहीं था, क्योंकि बैंक तिजोरी के अंदर अलग पैसा था और बैंक में अलग पैसा था, ये अलग अलग था। आज वो सारा पैसा बैंक में जमा हो गया है और उसी का परिणाम है कि आज जो देश के अंदर जो कई सारे जो चाहे स्किल इंडिया के माध्यम से हो या कर्ज अधिक से अधिक लोगों को लोन देकर के नए रोजगार सृजन की बात हो, ये सारी बातें जो है वो नोटबंदी के ही परिणाम है। ये बात बिल्कुल सही है कि एकदम से विश्व मंदी के कारण से इसके एकदम से परिणाम जरूर हमको नहीं देखने को मिल रहे, पर निश्चित तौर के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर इसके सुखद परिणाम इस देश के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। और केवल मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसके कारण से केवल नोटबंदी करी तो जो ये आतंकवाद था इसको रोकना था, आतंकवाद को रोकना था, आतंकवाद पे लगाम लगी है, ये बात सही है, परंतु केवल नोटबंदी के कारण से आतंकवाद का था ऐसा भी नहीं है, परंतु नोटबंदी के आधार पे उन ये जो पत्थरबाज थे उन पर रोक लगी है और आतंकवाद पे भी कहीं ना कहीं रोक लगाने का कार्य इस नोटबंदी ने किया है। इतनी सारी उपलब्धियां जितेंद्र शिमाली साहब, कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी आपने इसको कहीं भी ना लोकसभा चुनाव में, ना राज्यसभा चुनाव में, ना विधानसभा चुनाव में, स्टेट्स के विधानसभा चुनाव में कहीं भी आपने इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर लोगों के बीच में नहीं। नोटबंदी के तुरंत बाद में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे और उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल मुद्दा ही नोटबंदी था, केवल एक ही मुद्दे के ऊपर चुनाव हुआ था। नहीं, एक जगह भी आपने ये नहीं कहा, आपने कहीं ये नहीं कहा, कहीं भी आपने मन से ये नहीं कहा कि चूंकि हमने नोटबंदी करने का साहस दिखाया है इसलिए हमको वोट दीजिए। बिल्कुल लोगों ने आपको वोट दिए होंगे नोटबंदी के लिए, लेकिन आपने कभी भी अपनी उपलब्धियों में नोटबंदी को शुमार नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं जनमानस जो है कोई उपलब्धि नहीं है। नोटबंदी के आधार पे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है। अरे दुनिया भर के काम आपने किए, उन सबको रखा ना आपने, हर चीज को हमको ही पता चला है अपने उपलब्धियों में, अपने घोषणा पत्र में आपने उन सब चीजों को रखा। आपने तो नई परंपरा शुरू की थी, आप तो गौरव यात्रा लेकर गए थे, सब जगह गांव गांव में जाकर बताया था हमने क्या क्या किया। नोटबंदी के बारे में भी बताते, क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि आप जानते थे कि जनमानस कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने की बात ये एक दवा हो सकती थी, ये एक दवा हो सकती थी, लेकिन आप जानते थे शायद कि ये दवा कड़वी रही है, इसका स्वाद अच्छा नहीं था। इस दवा के नाम पर शायद लोग हमको वोट ना दें। क्या ये कारण था कि आप लोगों के बीच में इसको नहीं लेकर गए? रघुवीर पूनिया जी मुझे समझाइए। जैसा जितेंद्र शिमाली साहब ने कहा कि 3% से 7% हो गए टैक्स देने वाले। पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये नोटबंदी की वजह से हुआ, और दूसरा मुझे ये बताइए कि और क्या क्या रिफॉर्म्स जो वास्तव में हुए हैं लेकिन लोगों को नोटबंदी का जो व्यावहारिक पहलू है सिर्फ वो नजर आता है। जेपी सर, मैं ये जो ब्लैक मनी के बारे में मैं एक दो आंकड़े आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ जी। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं जी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 3456.22 करोड़ का कैश सीज हुआ है 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। हाँ जी। 2014 के इलेक्शन में मात्र 303 करोड़ रुपए सीज हुए थे। करीब 11 गुना कैश 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने पकड़ा है। अभी हाल ही में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में 24.17 करोड़ कैश पकड़ा गया जी। 2014 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 8 करोड़ कैश पकड़ा गया था। इसकी वजह कहीं नोटबंदी से जुड़ती है या एजेंसियों की मुस्तैदी के साथ जुड़ती है? एक सेकंड जेपी सर। हाँ जी। महाराष्ट्र में 156 करोड़ कैश पकड़ा गया है 2019 के चुनाव में, जो 2014 के कंपैरिजन में 5 गुना है। तो मेरा यहाँ प्रश्न ये है कि अगर नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म हो गया तो ये चुनाव के अंदर ब्लैक मनी कहां से आ गया? एक नोटबंदी के टाइम पर एक चुटकुला चलता था जेपी जी कि तालाब के अंदर कुछ मगरमच्छ हैं, तो उन मगरमच्छों को मारने के लिए ये निर्णय लिया गया कि पूरा पानी तालाब खाली कर दिया जाए। तो सबसे पहले मछलियां मर गई और लास्ट में जब मगरमच्छों की बारी आई तो वो दूसरे तालाब में चले गए। इस चुटकुले पर वरुण जी हंसना चाहेंगे सबसे तो ज्यादा। ये जो कैश जो चुनाव के टाइम पर जो कैश पकड़ा गया है ये मगरमच्छ है और ये कैश वहीं का वहीं ब्लैक मनी वापस जनरेट हो गई। जो छोटे लोगों के पास जो ग्रामीण एरिया के अंदर एक हल्का सा कैश की इकोनॉमी के अंदर 5-10% ब्लैक मनी का ब्लेंड था, एक मिक्स था, तो वो इकोनॉमी खत्म हो गई आपकी, जिसमें छोटे और मझले उद्योग और ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था चलती थी, पैरेलल अर्थव्यवस्था चलती थी। लेकिन उस पैरेलल अर्थव्यवस्था का मतलब ब्लैक मनी नहीं था। जैसे मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, मैं किसी से उधार ले लेता था। आज मुझे कोई नहीं दे रहा 20,000 रुपए की जरूरत। शादी ब्याह में एक समानांतर व्यवस्था थी, वो खत्म होगी। तो ये तो ब्लैक मनी की पोजीशन है। और
रही बात आतंकवाद की, तो पुलवामा अटैक इसका सबूत है, नक्सलाइट्स की क्या पोजीशन है, और भ्रष्टाचार के अंदर पुलिस विभाग के एग्जैक्ट में आंकड़े नहीं लेकर आया, लेकिन कल ही मेरे पास एक एडिशनल एसपी साहब बैठे थे, वो कह रहे थे कि ट्रैप के केसेस बड़े हैं हमारे। रोज कार्रवाई हो रही। जो हमने उस वक्त सुना था कि वो सैटेलाइट से नजर रखेंगे और चिप लगा देंगे और 200 मीटर नीचे भी गाड़ दो तो भी पता चल जाएगा कहाँ नोट है, तो लेकिन वो सब नहीं हुआ, वो तो सब देखेंगे। लेकिन एक बात बताइए वरुण पुरोहित साहब, एक मिनट आ रहा हूँ शिमाल जी आपके पास। पुरोहित साहब मुझे समझाइए, इतना ही खराब काम हो गया था तो भी लोगों ने आपको क्यों खारिज किया? कांग्रेस प्रारंभिक दौर में तो जैसा मैंने कहा ना, ये भी तय नहीं कर पाई कि हम क्या करें। राहुल गांधी का बयान डिमोनेटाइजेशन के दूसरे दिन आया कि हम इसका स्वागत करते हैं। आप जनता की नब्ज भी नहीं भाप पाए कि लोग इससे परेशान होंगे, नाराज होंगे, आगे जाकर इसके खिलाफ होंगे। उस वक्त जैसा पूरे देश में माहौल बना था कि क्या कमाल किया, एक झटके में ब्लैक मनी को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, आपने उसी सुर में सुर मिला करके उस वक्त इसका स्वागत किया। थोड़े दिन बाद आपको समझ में आया कि नहीं, ये तो विरोध करने लायक चीज है, तो फिर आप कतारों में खड़े नजर आए, बड़े बड़े लोग आपके, और धीरे 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 इसको आपने मुद्दा बनाया। सेशन जो थे पार्लियामेंट के, उनको भी रोका। लेकिन चुनाव में अगर ये इतना ही बड़ा गलत कदम भाजपा ने उठाया था तो आप इसका फायदा क्यों नहीं ले पाए? पुरोहित साहब। सबसे पहले तो बताऊं, डिमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था, गवर्नर जनरल ने किया था। उसके बाद 78 में, ये देखिए संयोग की बात है, गुजरात से प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, गुजरात से नरेंद्र मोदी। उससे पहले 71 में इंदिरा गांधी ने भी ये तजवीज पेश की थी, डिमोनेटाइजेशन नहीं किया था। डिमोनेटाइजेशन एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई ने किया था देश के अंदर। उस समय मैं गुजरात को एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं ये एक कोइंसिडेंस है। गुजरात से आपकी पार्टी का जो आधार टिका है वो भी कहीं ना कहीं गुजरात पर टिका है। नहीं, वो मैं आपको प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री में टाइम जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है गुजरात से थे। अब आप बात करें, अब भारत की जनता जो बड़ी धैर्यवान, आशावान है। जनता ने देखा भाई कुछ कर रहे हैं मोदी जी, नई चीज आएगी, पार्टी विद द डिफरेंस मानी जाती थी बीजेपी, तो कुछ नया कुछ आएगा। जब जनता कतारों में भी लग गई, हालांकि बड़े लोग, चाहे किसी भी पार्टी को, मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी के अधिकारी बड़े लोग लाइन में लगे, हम लोग ही लगे, वो चीज जो है जनता को धीरे धीरे तो समझ में आएगी, एक दिन में थोड़ी समझ में आएगी। अब समझ में आने लग गई। जो ये कहते थे 50 दिन में चौराहे पे मेरे साथ ये करना वो करना, वो आरंभ हो चुका है हरियाणा, महाराष्ट्र से। उसके रिजल्ट आपको अगले कुछ महीनों में दिखेंगे, 1 साल पूरा नहीं लगेगा इस चीज को। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अगर समझ जाती तो आज कांग्रेस इस हाशिए पे नहीं आती। कांग्रेस अगर इनकी चालें, चालाकी, चालबाजी समझ जाती, शराफत नहीं बरतती, तो उसी समय कर लेती। और रही बात आप व्यापार की, जेपी जी आप भी सड़क पे देखते हो, मैं भी देखता हूँ इस समय, हर बार अपन ने बात करी डिबेट में, रोटी रोजगार का संकट हो चुका है। सरकार में मोर देन 80% इकोनॉमी कैश पे आधारित है भारत की, कोई ब्लैक व्हाइट नहीं होता। आज सब्जी वाला किसान कोई 10, 20, 50 रुपए कमाता है, क्या ब्लैक मनी है? वो खेत में उगा के लाता है, ब्लैक मनी है? इनको तो हर चीज ब्लैक दिख रही है। हम इसको ब्लैक डे कहते हैं, भारत की जनता इसको ब्लैक डे के हिसाब से मनाएगी। इन्होंने सर्वनाश कर दिया इकोनॉमी को, की कमर तोड़ दी मिडिल क्लास और आम आदमी की, और मस्त हो रहे हैं। इनको आत्मा पे हाथ रख के श्रीमाली जी को बोलना चाहिए, क्यों डरते हैं भाई मोदी जी से इतना? गलत काम किया तो एक्सेप्ट करो, आप गलत किया तो एक्सेप्ट करिए। मैंने किया एक्सेप्ट, आप क्यों नहीं करते हो? क्वेश्चन पूछा, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? इसको समर्थन क्यों किया? पहले तो मैंने तो बोला ना, नहीं समझ पाए आपकी चालबाजी को, क्योंकि आपकी चालाकी को नहीं समझ पाए, देश की जनता ही नहीं समझ पाई। अर्थव्यवस्था के आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी आपने। जरा भी और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वैश्विक मंदी जो है ना जेपी साहब, कभी हिंदुस्तान में वैश्विक मंदी का असर नहीं हुआ, पहली बार वैश्विक मंदी को भारत में बाद में हिंदुस्तान से आजाद वैश्विक मंदी कई बार हुई है, श्रीमाली जी पढ़ो। पुरोहित साहब सुनिए, वैश्विक मंदी का खेतों से आम आदमी से क्या लेना देना? अमेरिका में क्या हो रहा है? सुनिए, तो जैसे आप मोदी से नहीं डरते, वैसे राहुल गांधी से नहीं डरते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो आपने कहा ना कि वैश्विक मंदी का असर भारत में नहीं हुआ, जो लोग ये दावा करते हैं वो अनधिकृत तौर पर इस बात का भी दावा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर काले धन की अर्थव्यवस्था है। आप भूल जाइए मजदूरी को, मेहनत मजदूरी से जो आदमी पैसा कमा रहा था आज भी कमा रहा है। 200 रुपया दिन भर में खट कर जो आदमी लेकर जाता था आज भी लेकर जाता है। स्थिति कहां बिगड़ी है, धीरेन्द्र सिंह मुझे समझाएंगे। धीरेन्द्र सिंह राघव, इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये लोगों के बीच होने वाली बातचीत के ऊपर बात आधारित है। जिन लोगों के धंधे थे जो कैश फ्लो पर आधारित थे, उन लोगों के धंधे बंद हो गए। उन लोगों के धंधे बंद हो जाने की वजह से उनसे जुड़े हुए तमाम जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे, उनके रोजगार पर सीधा सीधा संकट आया है। क्या यह तथ्य गलत है? ये तथ्य बिल्कुल सही है आपका, कि व्यापारियों को और हमें और मुझे भी ये लगता है कि सरकार का ये जो फैसला था ये जल्दबाजी में लिया गया था। हम लोग दिवाली पर, जब जो हमारे एक प्रचलन है कि दिवाली पे हम लोग घरों की सफाई करते हैं, और मोदी जी को इतनी जल्दी थी और इस सरकार को इतनी जल्दी थी कि देश की सफाई जल्दी जल्दी की जाए। उन्होंने इस जल्दी में वैश्विक मंदी को भी नजरअंदाज करके और ये फैसला लिया
जो कि व्यापारियों को, गरीब आदमियों को, उन सबको इस फैसले ने हानि पहुंचाई। हाँ, मतलब ये और इससे जी 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 जो निचले तबके का जो कैश का व्यापार जो चलता था, हाँ। उससे सूक्ष्म और लघु उद्योग जो कैश पे आधारित थे वो तो पूरी तरह नष्ट हो गए। और अगर छोटे उद्योग धंधे नष्ट होंगे हाँ। तो उसमें उसका प्रभाव सीधे तय बड़े उद्योग धंधों पे और आर्थिक अर्थव्यवस्था पे आएगा। रोटेशन ऑफ मनी बंद हो गया ना, ठीक है। उससे व्यापार खत्म हो गया। एक मिनट शिवाली जी कुछ हाँ बताइए अगर शिवाली जी। नुकसान हुआ है, हाँ। आप ये जो कहना चाह रहे हो, हाँ, हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का उपयोग जी। होता था प्रॉपर्टी के व्यवसाय में हाँ। या गोल्ड के व्यवसाय में। हाँ। ये दो बड़े वो थे, या ये जो शराब के व्यापार या दूसरे प्रकार के जो दूसरे जो व्यापार है इस प्रकार के, हाँ। वहां पर ब्लैक मनी का उपयोग सबसे अधिक हुआ करता था। अच्छा। निश्चित तौर के ऊपर ये अभी हमको जो दिखाई दे रहा है वो विश्व मंदी के कारण से उसका प्रभाव निश्चित तौर के ऊपर भारत पे ही पड़ रहा है, ये बिल्कुल। पर आप ये बात मान के चलिए, आप 40s के अंदर हैं और आप समझते होंगे इस बात को कि पहले ये बात थी, जैसे कि जेपी जी ने बताया, कि देश के बजट के साथ साथ पैरेलल एक ब्लैक की अर्थव्यवस्था इस हिंदुस्तान में चलती थी। आज उस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आया है और इस देश के अंदर पहली बार ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक देश उस ओर बढ़ रहा है। आज प्रॉपर्टी के व्यवसाय के अंदर देख लो कि 1 नंबर का व्यापार होने लगा है। 1 नंबर, हर आदमी कहने लगा है साहब, एक हमको पूरा पैसा चाहिए 1 नंबर के अंदर, 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमने पूरा पैसा बैंक में जमा कराया है, हमने उसका टैक्स दिया है, तो हमको ब्लैक 2 नंबर का पैसा लेने में हमको परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति, वरना पहले ये होता था रजिस्ट्री कराने जाइए, 5 लाख रुपए की रजिस्ट्री होती थी, 25 लाख रुपए ब्लैक के दिए जाते थे। पर आज हर व्यक्ति की इच्छा ये रहती है, रजिस्ट्री नहीं रही है। तो ये परेशानी वो लोग हैं, परेशान वो लोग हो रहे हैं जो इस देश में पैरेलल ब्लैक का एक ब्लैक इकोनॉमिक चलाना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर के ऊपर परेशानी हुई। ठीक है देवेंद्र राघव, क्या आप लोगों को ये लगता है, ये सवाल मैं पूनिया साहब आपसे भी करूंगा, तो क्या ये लगता है व्यापारी वर्ग को कि डिमोनेटाइजेशन ने शुरुआती दौर में भले ही नकारात्मक असर छोड़े हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब सारा पैसा या सारा ट्रांजैक्शन या सारा कारोबार 1 नंबर में होगा, जिसको 1 नंबर कहा जाता है, उसकी तरफ जब आ जाएगा और ट्रैक पर आ जाएगा तो इसके फायदे सामने आएंगे? जी बिल्कुल लगता है, लेकिन उस इंतजार में बहुत कुछ बिगड़ चुका है और बहुत कुछ बिगड़ जाएगा व्यापारियों को। ठीक है पुनिया साहब, टेक्निकली मुझे समझाइए कि ये जो उम्मीद है जो श्रीमाली साहब जाहिर कर रहे हैं, पहली बात तो वैश्विक मंदी एक ऐसी टर्म है, बहुत वेग टर्म है, और कोई इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने टाइम तक रहेगी, इतने टाइम तक आमतौर पर वैश्विक मंदी खत्म हो जाती है। तो ये दौर जब निपटेगा और जैसा दावा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन अपना सही असर उस वक्त दिखाएगी? जेपी सर, डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों में इतनी खुशी आई थी कि जो ही जस्ट 8 नवंबर के बाद में, कल से भी देवउठनी 11 है और शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। शादियों के अंदर डीजे के ऊपर जो नॉर्मल गाने बजने बंद हो गए थे और ये गाना चलता था, पीसाणा की बाट लगा दी वारा मारा मोदी जी, इस गाने पर डांस करते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म में, जो मीडियम टर्म बोलता हूं मैं, कि मीडियम टर्म में जो इसका इफेक्ट आया है वो एक हमारी जनरेशन को इसका दंश भुगतना पड़ेगा। और अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो अभी पढ़ रही है, जो पूरा का पूरा मोबाइल ऐप पे ये फंड्स ट्रांसफर करती है, वो जनरेशन आएगी, उसके बाद में स्थिति सुधर सकती है, इसके फायदे आएंगे सामने। दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी की बात है। ट्रांसपेरेंसी के मामले में ये जो इलेक्शन के अंदर ब्लैक मनी का यूज है, ये क्या इशारा कर रहा है। दूसरा, जो हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिस्टम बनाया है, वो भी कतई ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में नहीं, अलग अलग मोर्चों पर हम इसकी बात कर चुके हैं। हाँ। जो कुल मिलाकर ओवरऑल सिनेरियो, जैसा आपने कहा कि अगली पीढ़ी जो आदि है इस बात की कि वो ट्रांजैक्शन जो एक छोटी सी अगर मेरे को 10 सेकंड मिले तो, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में 2 मोटी प्रॉब्लम है। जितना भी हमारे यहाँ जीडीपी है, उसका करीब 2/3 हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग का माल काम में ले रहे हैं हम। 1/3 जो डिमांड की सप्लाई हो रही है वो चाइना से हो रही है। ये एक बहुत मोटी समस्या है और हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए कोई एफर्ट सरकार की ओर से नहीं हो रहा है, चलिए ठीक जो विश्वव्यापी मंदी को बीट करने के लिए। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि प्लास्टिक करेंसी को यूज करने वाले लोगों की तादाद बढ़ने के साथ नोटबंदी के बेहतर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। श्रीमाली साहब तब तक इंतजार करिएगा, तब तक लोगों को कड़वा याद रहेगा, दवा याद नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।